नमस्कार। मैं राहुल कुलकर्णी, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं भूपेंद्र विश्वकर्मा। भूपेंद्र, आपका स्वागत है एनडीटीवी में। धन्यवाद। अच्छा, आप तो वैसे पुणे से हैं, आप मतलब पुणे में रहते हैं, आप पहले रहते थे। जी। और चूंकि आज तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल आप छाए हुए हैं, कई डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आपकी खबरें की हैं। तो भूपेंद्र विश्वकर्मा इसलिए छाए हैं क्योंकि उन्होंने अपने कंपनी इन्फोसिस के अंदर के कल्चर के बारे में, मुझे लगता है कितने 7 पॉइंटर्स है, हाँ, सिक्स लगभग पॉइंटर 6 पॉइंट्स सिक्स थे। पॉइंटर 6 पॉइंटर्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें छेड़ी हैं। और चूंकि इंफोसिस से जुड़े हुए नारायण मूर्ति साहब ने कहा था कि आपको कम से कम 72 आवर्स काम करना चाहिए। और फिर एल के चेयरमैन और उनसे जुड़े हुए अधिकारी के तौर पे जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया, उसको भी लेके कॉर्पोरेट जगत में और सोशल मीडिया में भी बहुत सी चर्चाएं हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको तो संडे को काम करना चाहिए। और जी। फिर महिंद्रा के चेयरमैन उन्होंने भी आज उसका रिप्लाई दिया। फिर राजू बजाज ने उसका रिप्लाई दिया। तो एक डिबेट छिड़ी हुई है कि हमें कितना काम करना चाहिए। लेकिन भूपेंद्र, आपकी तो बहुत ही अलग बात है। आप तो सोल ब्रेड एंड बटर ओनर है आपके। आप खुद का अपना ये घर चलाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई, क्योंकि बहुत लंबी लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल मैंने देखी। आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है और इन्फोसिस से कब से जुड़े थे? जी। नमस्कार सभी को। मेरा नाम भूपेन विश्वकर्मा है। मैं मूलतः भोपाल का निवासी हूँ। मैंने स्कूल कॉलेज भोपाल से ही किया था। यूआईटी आरजीपी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से। मेरा कॉलेज से ही कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। फर्स्ट जॉब मेरी टीसीएस में लगी थी। उस समय मैं चेन्नई में 1 साल काम किया था, 2018 से 19। उसके बाद मैंने बीच में यूपीएससी की तैयारी करी थी। उसके बाद मैं वापस से इन्फोसिस में आईटी में आ गया था। तो मैं इन्फोसिस में 2022 से जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक था। 3 साल तक मैं इन्फोसिस में था। मेरे माता पिता के बारे में बताऊं तो मेरे पिताजी कारपेंटर, प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन वर्क ऐसे नॉर्मल से ही व्यक्ति हैं। और मम्मी भी होम मेकर ही रही हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा वेल टू डू फैमिली से नहीं था। बस माता-पिता का आशीर्वाद और थोड़ी बहुत सरस्वती माता आशीर्वाद की बदौलत ही मैंने आईटी कंपनीज़ में जॉब हासिल करी थी। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही कि मुझे फिर छोड़ना पड़ा। मैं उसके बारे में आऊँगा और तफ़सील से आपसे बात करूँगा। लेकिन उसके पहले मुझे बताइए कि आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स क्या थे? एक बात। और दूसरी बात, आपने अपने करियर में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट की है, अगर उसकी हम तालिका बनाएँ 10, 9, 8, 6, तो वो क्या-क्या अचीवमेंट्स हैं आपके करियर के? मैंने 10th में 9.6 सीजीपीए प्राप्त किया था। 4.56 एलपीए का पैकेज था। और आपको जैसे कि पता ही है कि टीसीएस, इन्फोसिस और बाकी जो भी कंपनीज है, पिछले कई सालों से उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा तो सैलरी हाइक दिया नहीं है ना? तो फ्रेशर्स होते हैं, उनकी सैलरी 3 या 4 लाख के आसपास ही रहती है। और जो सीईओज़ की है, उनकी लाखों करोड़ों में सैलरीज़ है। तो वो भी एक ऑनगोइंग डिस्कशन हमारे अभी सोशल मीडिया पे चल ही रहा है। तो राइट। राइट। तो मुझे अपने दर्शकों को बताते हुए ये ज़रूरी मैं समझता हूँ कि भूपेंद्र ने जो रेज़िग्नेशन दिया है, उससे जुड़े जो 6 पॉइंटर्स उन्होंने रेज़ किए हैं, उसको लेके हर जगह पे अलग-अलग तरीके की चर्चाएँ हो रही हैं। और जी। जैसे अभी भूपेंद्र ने कहा, और इसके पहले भी हमने एक कॉर्पोरेट जगत से एक खबर पढ़ी थी कि जिसकी सैलरी केवल मात्र 0.01% बढ़ी थी, उसको लेके भी डिबेट हुई थी। जो फ्रेशर्स हैं, उनको जिस सैलरी लेवल पे हायर किया जा रहा है आईटी में, उसको लेके भी बहुत चर्चाएँ हुई थी। लेकिन भूपेंद्र विश्वकर्मा ने जो सवाल उठाए हैं, मुझे लगता है कि वो कॉर्पोरेट मतलब आईटी ही नहीं, किसी अन्य कॉर्पोरेट जगत में भी इसकी बहुत चर्चाएँ हो सकती है, होनी चाहिए। तो व्हाई आई लेफ्ट इन्फोसिस जॉब विदाउट एनी ऑफर लेटर इन हैंड despite being the sole breadwinner for my family. So my first question to you, Bhupendra, is आपको पता है कि आप सोल ओनर हो, आपके फैमिली के लिए आपको आप ब्रेड विनर हो, तो आपने आपके हाथ में कुछ नहीं रहते हुए, क्योंकि आपको पता है कि कॉर्पोरेट में
आपकी जो निगोशिएशन पावर रहती है वो तब तक ही रहती है जब आप किसी पोजीशन पे बने हो, और इसके बावजूद अगर आपने रेजिग्नेशन दिया है, तो क्या वो फिट अप एंगर है या फिर पिरामिड जैसी स्थिति आई थी, आप बिल्कुल सहन करने की मूड में नहीं थे? हालत बहुत बेकार थी। मैं मतलब कि 1 दिन में तो डेफ़िनेटली डिसीज़न नहीं लिया था। जैसे 3 साल मैंने काम किया था, तो उसमें मतलब कि लगभग डेढ़ या ढाई साल के बाद मैंने मतलब कि अपने मैनेजर से बोला था कि मैं मतलब कि प्रोजेक्ट चेंज करना चाहता हूँ। मैं इन्फोसिस नहीं छोड़ना चाहता, मैं इन्फोसिस में ही किसी दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहता हूँ। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्लाइंट के साथ थी, राइट? तो मैंने बोला कि मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में आप ट्रांसफर कर दो, तो उन्होंने मतलब कि एक्नॉलेज नहीं किया और फिर वो मैनेजर चला गया। फिर उसके बाद नया मैनेजर आया, तो फिर मैंने नए मैनेजर से बोला कि आप एटलीस्ट मेरी बात सुन लीजिए, मुझे इस प्रोजेक्ट से निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दो। मैं मतलब कि इन्फोसिस में रहने के लिए तैयार हूँ, मैं तो, लेकिन सिर्फ प्रोजेक्ट बदलना है। उन्होंने भी बात नहीं सुना था मेरा, ठीक है? उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी है, तो जैसे टीम में क्या होता है कि नए-नए लोग आते जाते हैं, वो पुराने लोग जाते चले जाते हैं, तो एक नई बंदी आई थी। उसको मतलब कि मैंने टीटी सेशंस दिए थे, उसी को मैंने काम सिखाया था। और ज़ाहिर-सी बात है वो उम्र में भी कम थी, जो मतलब जूनियर ही थी और नॉलेज वाइज़ भी जूनियर ही थी। लेकिन उसको ऑन साइट अपॉर्च्युनिटी के लिए अवसर मिला था। और वो उसकी मतलब मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उसकी मातृभाषा साउथ की थी। तो उसको वो कहीं न कहीं एक एंगल मिला था, और उसे उसी लैंग्वेज के आधार पे मिला था, या फिर क्योंकि वो जूनियर फीमेल एम्प्लॉयी थी उसके लिए मिला था, या फिर वो मुझसे 10 गुना ज़्यादा टैलेंटेड थी, भगवान जाने। उसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, वो मैं तो ऐसा भी क्लैरिटी मुझे मैनेजमेंट से नहीं मिला था। फिर उसके बाद मतलब कि कुछ महीनों बाद एक और बंदे को ऑन साइट अपॉर्च्युनिटी था मिला, तो वो भी तेलुगु मेल एम्प्लॉयी था। फिर उसके बाद एक मलयाली फीमेल एम्प्लॉयी थी। एंड आई वाज़ लाइक कि मैं इतने सालों से बैठा हुआ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, तो आप मेरे को मतलब बताओ कि भूपिन तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, हम तुम्हें निकाल देंगे, या फिर आप मेरे को डाँटो, या फिर बताओ ना कि आपकी कहाँ पे इम्प्रूवमेंट एरिया है। मेरे को ऐसा कुछ बोला नहीं गया था, मतलब कि मैनेजमेंट जो था वो मेरे काम से सैटिस्फाइड था। तो परफॉर्मेंस वाइज़ तो इश्यू नहीं थे। उसके बावजूद मेरे को अपॉर्च्युनिटी तो नहीं मिली। आपको जो ग्रेड मिल रहा था, चूँकि मैं भी कॉर्पोरेट से जुड़ा हूँ, इसके पहले भी मैंने 2-3 कॉर्पोरेट में काम किया है, तो आपको ग्रेडिंग मिलती है जब आपका अप्रेज़ल होता है। तो मुझे तो हमेशा ए प्लस मिला है एज़ अ एम्प्लॉयी के तौर पे। तो जी, आपके इन्फोसिस में कोई इस तरीके की ग्रेडिंग सिस्टम है? क्योंकि जी, आप अगर कह रहे हो कि आपको प्रमोशन या फिर सैलरी हाइक नहीं मिल रही थी, इसका मतलब है कि आपका ग्रेडिंग भी उस हिसाब से कम आया था, होगा? राइट। तो मेरी रीडिंग मेट एक्सपेक्टेशन वाली रीडिंग थी। तो मैंने मतलब कि पूछा था कि मेरे को अगर आप इतने ही सैटिस्फाइड हो, तो क्यों मेरे को आउटस्टैंडिंग वाली नहीं दी ओके। है? तो हुँ। फिर उन्होंने बोला कि आउटस्टैंडिंग वाली टीसी तो नहीं देते हैं, मेट एक्सपेक्टेशन मिल गया है ना, उसको उतने में खुश रहो। तो ये काफ़ी सैटिस्फैक्टरी आंसर तो नहीं था। तो ओके, मैंने फिर भी अपना मतलब कि ये बेस्ट ही दिया था लास्ट दिन तक। और फिर तब मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे रहने से ग्रोथ तो नहीं ही होने वाली है। तो और उल्टे घड़े पे पानी डालने वाला सीन है, तो फिर मैंने बोला कि लेट्स मूव आउट फ्रॉम हियर। फाइन। अच्छा भूपेंद्र, आपको पता है कि महाराष्ट्र से एक खास नाता है इन्फोसिस का, आपको पता है ना? शुरुआत शायद हुई थी यहाँ पे। यस, तो ये आप फिर नारायण मूर्ति साहब तो पुणे में आते हैं, रहते भी हैं। उनकी जी, वाइफ वाइफ महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करती हैं, उनकी जी। मराठी है, अच्छी हुँ। किताब लिखती हैं, फिर उनकी किताबें भी पढ़ी जाती हैं। आर यू अवेयर अबाउट दिस? मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ, मतलब कि सुधा मूर्ति काफ़ी हाँ, मतलब पॉज़िटिव इमेज ही है आज की तारीख में भी। करेक्ट। लेकिन वो जो नारायण मूर्ति है उनका समहाउ वो नेगेटिव इमेज इतना ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि जो सुधा मूर्ति जी हैं, वो उनकी पर्सनल पीआर बनते, मतलब कि हर पल उनकी मतलब कि वो जो भी गलतियाँ करते हैं उससे जल्दी से मतलब रायता फैला हुआ होता है, उसे समेटने का ही काम करती रहती है। नहीं, आई थिंक शी इज़ अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। मेरी बेटी भी उनकी कई सारी किताबें पढ़ती है और वो फील इंस्पायर फ्रॉम हर राइटिंग। और अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई 70 घंटे काम करवाना है, तो उसके बाद मेरे मैनेजर की या मेरी टीम लीड की कोई पावर चलेगी नहीं। दे विल सिंपली लिसन टू ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं, राइट? और ये सिर्फ़ इन्फोसिस की परेशानी नहीं है, ये हमारे इंडिया में जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, भले वो आईटी हो या नहीं हो, मतलब कि एम्प्लॉयी तो ना एकदम
स्लेव की तरह कंसीडर किया जाता है। मतलब कि उनकी तो एक पर्सनल लाइफ भी होती है, ऐसा बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं करते हैं मैनेजमेंट वाले, राइट। तो वो एक चैलेंज है। और मतलब कि ये जैसे मैं टीसीएस में भी काम किया था, तो टीसीएस था, तो मैंने अपनी कहानी शेयर नहीं ही करी थी, पर मैं एक लाइन में बताता हूँ। टीसीएस में 2019 में मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था, और मैंने अपने टीम से बोला था, टीम लीड से बोला था कि मुझे पापा से मिलने जाना है, जाने दो। तो उन्होंने मना कर दिया था। तो उन्होंने, क्योंकि मना कर दिया था, तो मुझे तो पिताजी वेरी से, शॉकिंग। तो उन्होंने मेरे को अलाउ नहीं किया, और फिर मैं जॉब छोड़ के आया था। तो मेरे साथ ये दूसरी बार हो रहा है, एक्चुअली फर्स्ट टाइम नहीं है। 2019 में भी मैंने जॉब छोड़ी थी, तो सिर्फ इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मेरे को पिताजी की देखभाल करना था, राइट। और मतलब कि अभी 2024-25 में भी मैंने जॉब छोड़ी है, तो वो मैनेजमेंट के इशू के कारण ही छोड़ी है। तो ये टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, 2019 हो या 2025 हो, ये थ्रू आउट द टाइम एंड थ्रू आउट डिफरेंट कंपनीज ये बहुत कॉमन है। तो होता क्या है ना कि लोग इसलिए शेयर नहीं करते हैं क्योंकि अदर लोग होता ये सोचते हैं, अदर मैंने लिंक्डइन पे हल्का से भी 2 लाइन भी किसी कंपनी के खिलाफ या अगेंस्ट में लिख दी, तो क्या होता है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इनके पास बहुत पैसा और बहुत अमीर लॉयर्स होते हैं, और दो इनके वकील लोग हैं, वो उस एक छोटे से एम्प्लॉय तो 2 महीने का 25-30 हजार रुपए कमाता है, वर्सेस लाइक बड़े आईटी जाइंट, तो उनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता अगर कुछ भी लीगल होता है, राइट। तो इसलिए लोग पब्लिकली कहने से डरते हैं। लेकिन आपस में तो जैसे कि फ्रेंड्स जब भी मिलते हैं तो बातें होती ही हैं। अब क्योंकि जब मैंने ये पोस्ट लिखा था, उस समय मैंने ये सोचते नहीं लिखा था कि मुझे एक बड़े आईटी जाइंट के अगेंस्ट जाना है पब्लिकली। मैंने बहुत कैजुअली ही शेयर किया था। वो अलग बात है कि वो वायरल हो गया, लेकिन आई एम ग्लैड कि वो हुआ। इससे फायदा ये है कि बाकी के लोग आके एटलीस्ट शेयर कर रहे हैं मेरे साथ। तो मतलब अच्छा। कि मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं कि बोलते हैं, हम पब्लिकली कमेंट सेक्शन में शेयर नहीं करेंगे क्योंकि हमें डर लगता है, लेकिन हम आपको पर्सनली डीएम में आपके साथ शेयर करेंगे कि ऐसी ऐसी परेशानी हमने भी अच्छा, आपको मैं बता दूं भूपेंद्र, चूंकि आप पुणे में रहते थे और रहते हैं, तो अभी अभी पुणे में ही एक हादसा हुआ था। एक अकाउंट फर्म में जो विदेशी अकाउंट कंपनी है में है, जहां पे एक लड़की काम करती थी, वो इतना ओवरबर्डन हो गई थी कि उसका हार्ट अटैक आया, और वो उसका उसी बीमारी में उसका देहांत हो गया। फिर उसके ऊपर एक बड़ी डिबेट भी चली, हमने भी उसके ऊपर बहुत से जी कॉर्पोरेट लेवल पे सवाल पूछे। तो मेरा ये आपसे फिर एक सवाल है कि वर्क कल्चर जो आपने कहा, वो आप पॉलिसी और फिर एम्प्लॉयमेंट के ओवरऑल ग्रोथ के बारे में अभी आपने छोटी सी बातें बताई, लेकिन मैं जानना चाहता था कि आपके वर्किंग आवर्स वहां पे क्या है। आपकी जो एचआर है इन्फोसिस की, वो क्या आपको रिप्लाई देते हैं जब इस तरीके की स्थिति आपकी इन्फोसिस में बनी है। और सबसे बड़ी बात, जब आपने ये इशू उठाया, तब आपने कोई नोटिस पीरियड दिया था? क्योंकि चूंकि इन्फोसिस एक बहुत बड़ी आईटी जायंट कंपनी है, और मैं मानता हूं कि अगर ये इन्फोसिस में कल्चर है, तो शायद और छोटी मोटी आईटी कंपनी में भी इससे बदतर स्थिति हो सकती है, जिस तरीके के रिस्पॉन्सेस आपके इस लिंक्डइन पोस्ट को मिल रहे हैं वो देखते हुए। जी, धन्यवाद। ईवाई एम्प्लॉई का जो अभी रिसेंट हम्म। केस हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा लोगों को, आई मीन, मतलब दिल दहल दिया टाइप से था। तो उसमें तो लाइक उनका मतलब कि वो ऊपर ही चले रहते है, वो तो बहुत ज्यादा सीरियस केस था। तो मतलब कि पर आप देखिए ना, इतना बड़ा केस होने के बावजूद एट द एंड क्या हुआ, मतलब कि कोई चेंजेस हुए नहीं थे ईवाई में, राइट। अभी भी मतलब कि ऑब्वियसली लोग ज्वाइन करेंगे। और मतलब कि ये पहली बार भी नहीं करती। इन्फोसिस में आपको शायद पता हो, 2002 के आसपास कहीं ऑफिस कैंपस के अंदर ही फीमेल एम्प्लॉय की डेथ हुई थी, और मतलब एक्चुअली वो थोड़ा सा सेक्सुअल अब्यूज हुआ था उन फीमेल एम्प्लॉय का। तो कितना ही छोटा बड़े बड़े इंसिडेंट क्यों ना होता है, किसी की जान ही क्यों ना चले जाए, ये आईटी जायंट इतने पावरफुल होते हैं, इनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं, चीटी हो इनके सामने। धरती आसमान फटे जाएगा तो भी वो वैसे तो वैसे ही रहेंगे, उनके उनको कोई एक स्क्रैच भी नहीं आएगा। तो वर्क एनवायरनमेंट जैसे आप पूछ रहे हैं, तो वो तो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। इंसान जिए मरे, इन आईटी कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको बस एक मोटा प्रॉफिट चाहिए होता है। वो पूरा प्रॉफिट सीनियर्स के पास ही जाता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव के पास जाता है, सीईओ वगैरह के पास। वो नीचे
टिटल डाउन होता ही नहीं है। तो अच्छा। और और आपके वर्किंग आवर्स क्या थे? मैं एक सवाल पर्सनल पूछता हूँ, आर यू मैरिड? अभी तो मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और मेरा शादीशुदा ना होने का कारण भी यही है। जैसे मेरी मम्मी ने मेरी बुआ से बोला था कि इस हाँ, बच्चे के लिए थोड़ी आप लड़की वड़की ढूंढिए। तो मेरी बुआ ने बोल दिया था, तुम्हारा बेटा तो मतलब कि 4 लाख रुपए कमाता है, तो आप कौन सी लड़की के पास में जाऊंगी तुम्हारे बेटे का रिश्ता लेते, मतलब मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो मतलब ये 4 लाख जो सैलरी वाला पैकेज वाला बंदा है, उसको कोई भी लड़की रिजेक्ट ही करेगी, राइट। तो मैंने अपने मैनेजर को एक्सप्लिसिटली बोला था कि ये तो भाई साहब मुझे शादी करनी है, मेरी सैलरी बढ़ा दो। तो उन्होंने ऑब्वियसली उसको एक्नॉलेज नहीं किया था। तो तो मेरी आप जब जॉब आपने छोड़ी तब आप कितने आवर्स काम कर रहे थे? हर दिन आपका वर्क जो आपका डेली डेली शेड्यूल था, क्या था? शेड्यूल क्या था आपका? देखिए, ऑफिशियल वर्किंग आवर्स तो 9 घंटे ही थे, क्योंकि हमेशा बॉस का ही कहना था कि आप जहां भी हो, छुट्टी पे हो या नहीं हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर हम आपको कॉल कर रहे हैं तो आपको लॉग इन करना ही पड़ेगा। तो राइट। वो कहने तो 9 घंटे हैं, लेकिन आप एक तरीके से 24/7 ही काम कर रहे हो। अच्छा, ये चीज़ें जब आपने, क्योंकि अभी एक सवाल अपने दर्शकों के मन में ये भी आएगा, चूँकि हम लोग जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, इमर्जिंग इमर्जिंग इकोनॉमी में लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके एम्प्लॉइज़ और सीईओ जो है वो 24/7 काम करे। तो हम्म। क्या आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं? ये मेरा सवाल है। और दूसरा, आपने जिस तरीके से रिज़ाइन किया, क्या उसकी प्रायर नोटिस आपने टीसीएस में भी दी थी और इन्फोसिस में भी दी है? जी, मैंने नोटिस पीरियड बाकायदा 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व किया है इन्फोसिस में। मैंने प्रॉपर मैनेजमेंट को टाइम दिया था कि आप मेरे बदले आप कोई नया रिसोर्स हायर कर लीजिए। उन्होंने आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है नहीं ही किया है ना। जैसे 2 मैंने एक पॉइंट मेंशन भी किया था कि एम्प्लॉय छोटे-छोटे जाते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो पोजीशन फिल नहीं करी, वो काम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। और टीसीएस में भी मैंने नोटिस पीरियड सर्व किया था, और अगर मैं बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा था तो कंपनी ने मुझे धक्के मार के क्यों नहीं निकाला, है ना। और अगर मैं इतना बेकार काम नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा भी अच्छा काम कर रहा था, तो एटलीस्ट 8 रुपए का हाइक तो देते। मेरे को 74 का भी हाइक नहीं मिला था। और 3 साल में इतना कितना लॉस किया था इन्फोसिस ने कि मतलब कि वो 8 रुपए का भी आपको हाइक नहीं दे सकती थी। जबकि आपके दो कंपनी से क्वार्टरली 2 इवेंट्स होते हैं, हुँ। उसमें जो भी सीनियर सीईओ वगैरह होते, वो आते बोलते हमारी कंपनी ने इतना प्रॉफिट बनाया, इतना प्रॉफिट बनाया। वो सिर्फ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें वो बोल देते हैं कि हाँ हमने प्रॉफिट बनाया, लेकिन जूनियर्स तो वो प्रॉफिट मिलता नहीं है ना। राइट। तो इतना तो बेकार नहीं था ना कि मुझे 8 रुपए का भी मतलब कि प्रॉफिट मतलब हाइक नहीं मिले। तो वो क्यों नहीं हुआ? 3 साल में कंपनी इतनी नुकसान में थी कि 8 रुपए भी नहीं हाइक दिया, तो इसलिए मैंने वो पहला पॉइंट मेंशन किया अच्छा, है। कभी आपके मैनेजर ने, जो जो आपके इमीडिएट मैनेजर थे, कभी वो आपके जॉब को लेके, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसको लेके अनसैटिस्फाइड थे? कभी उन्होंने कोई मेल आपको भेजी थी कि यू आर नॉट डूइंग योर जॉब गुड और मॉडरेट इवन? नहीं, मेरे ऐसा नेवर कुछ एवर? नहीं आया था। नेवर एवर? नहीं, ओके। नहीं यार, इनफैक्ट क्लाइंट भी मतलब कि काफी हैप्पी था। मतलब कि क्लाइंट में दो मेन इंसान थे, मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहता पब्लिकली। तो उसमें एक तो सीनियर वाला बंदा था, वो तो लाइक तभी किसी भी चीज से सेटिस्फाई होता ही नहीं था। एंड वो तो दूसरा वाला बंदा था, वो मुझसे इतना ज्यादा सेटिस्फाइड था कि वो मेरे भरोसे पे चला जाता था, मतलब कि अच्छा, आपने 2-3 बार क्लाइंट का शब्द बोला है, तो क्या क्लाइंट यूएस से था आपका? क्या आपका जो मतलब कि क्लाइंट तो अमेरिका का एक बैंक ही था, लेकिन जो वो चलाती नहीं ही रही है बाय डिफॉल्ट दिलो दिमाग में। तो मैं मतलब कि शराफत से काम किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ। और बाकी लोग ऐसा था कि नहीं कर रहे हैं, बहाना मार रहे हैं, या फिर झूठ बोल रहे हैं कि नहीं आता है, ताकि उनका काम भी मुझे करना पड़े। तो ये वाले चैलेंजेस भी थे। और मतलब कि अदर टीम लीड तो या फिर मैनेजमेंट को पता है कि ये बंदा ज्यादा काम कर रहा है, ये बंदा कम काम कर रहा है, तो भी वो उसको पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसलिए मैंने बोला था कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं था। फाइन, और जो बाकी स्टैग्नेंट करियर प्रोस्पेक्ट टॉक्सिक स्टैग्नेंट करियर का पॉइंट ये है कि जैसे कि मैंने अपने मैनेजमेंट को बताया था कि मैंने 3 साल तो मेरा हो गया है इस पर्टिकुलर इसमें, और मैंने 1 साल और काम किया था टीसीएस में प्रोडक्शन सपोर्ट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रोफाइल बदलूं। सपोर्ट रोल में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा ग्रोथ होती नहीं है, तो मैं डेवलपर या एनालिस्ट टाइप से बनना चाह रहा था, तो मैंने एनालिस्ट चूज किया था।
और मैंने कोर्सेरा से डूडल डेटा एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन किया था और मैंने बताया था अपने मैनेजमेंट को कि मैंने ये सर्टिफिकेशन किया है। अब मैं ये वाली जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा मतलब कह सकते स्मार्ट प्रोफाइल होती है, उसमें मैं काम करना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं है, इन्फोसिस में डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल्स पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो मैंने बोला कि मुझे उस वाली अपॉर्चुनिटी दे दो, उसमें मतलब कि मैं अपनी जो काबिलियत है ज़्यादा अच्छे से दिखा पाऊँगा। तो उन्होंने मेरे को डिनाई कर दिया। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, तुम इसी प्रोजेक्ट में के लिए हायर हुए थे, तो इसी प्रोजेक्ट में ही रहोगे। मैंने मतलब कि पिछले 1.5 साल से लगभग मैं बोलता जा रहा था बार-बार कि मुझे इस प्रोजेक्ट से निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दो, पर उन्होंने नहीं सुना था। और मेरी जो डेटा एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन किया था, जिसमें मैं कंपनी को और ज़्यादा ही बेटर कंट्रीब्यूट करता, राइट? तो वो मेरे सर्टिफिकेशन को उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया, मेरी मेहनत को एक्नॉलेज नहीं किया। इसलिए मैं बोल रहा था कि ग्रोथ जो होती है विद इन सेम कंपनी, राइट? तो वो उस पे उन्होंने एक्शन नहीं लिया था। ओके, और ये जो रीजनल बायसेस है, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो साउथ इंडिया में जिस तरीके से आईटी कंपनीज आई है, तो हमेशा जो महाराष्ट्र में हम लोग इस लेवल पे सोचते हैं कि शायद बाहर के जो लोग आए हैं, उनकी वजह से महाराष्ट्र में, मुंबई में या पुणे में भी आजकल, चूंकि आप मध्य प्रदेश से हैं, तो ये आप ज्यादा स्पष्ट तौर पे हम लोगों को बता पाएंगे कि क्या जो जो चीज आपने रीजनल बायसेस बोली है, वो सैलरी के लेवल पे है, या मैनेजरियल पोजीशन के लेवल पे है, या वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे है? ये सारी लेवल पे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बेसिकली क्या था ना, मेरा जो टीम लीड था वो टेलीटू था, ठीक है? और मेरे जो 2 टीम मेंबर्स थे वो भी टेलीटू थे। और वो चारों पाँचों क्या करते थे, एक ही फ्लैट में रहते थे, ठीक है? अब आप खुद सोचिए, अरे एक ही फ्लैट में टीम लीड और मतलब कि टीम मेंबर एक साथ रह रहे हैं, तो उनकी आपस में ऑब्वियसली मतलब कि बॉन्डिंग बहुत रहेगी। बॉन्डिंग रहेगी। और अगर कुछ किसी भी प्रकार का कोई फेवर चाहिए होगा, तो वो मतलब कि इनफॉर्मल चैनल ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उनका, राइट? वो किसी भी प्रकार का फेवर आपस में ले दे सकते हैं। एक बंदा था और उसको मतलब कि कोई काम नहीं आता है। अगर मेरे साथ में वो काम कर रहा है, मैं दिन के 9 घंटे उसके साथ स्पेंड कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है ना कि इस इंसान को ये वाला काम नहीं आता है। लेकिन जब वो ऑफ़िस में होता था, तो वो नहीं कर पाता था, और जब वो फ्लैट से काम करता था, तो वो कर लेता था। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका समबडी इज लैपटॉप हेल्पिंग हिम। से उसका लैपटॉप कोई और इस्तेमाल कर रहा है और वो काम कर रहा है, राइट? तो कौन ही करे, टीम लीड अपने ही एम्प्लॉयी का लैपटॉप इस्तेमाल करके वो काम कर रहा था। तो ये तो मतलब कि फेयर प्रैक्टिस नहीं है, राइट? अगर आप सीखना चाह रहे हो, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, आप सीखो फिर काम करो। लेकिन अगर टीम लीड ही बोल देती, "तू भाई आराम कर, तू सो जा, मैं तेरा लैपटॉप उठा के तेरे हिस्से का काम भी मैं ही कर दूँगा।" तो ये थोड़ा-सा अनफेयर प्रैक्टिस थी, राइट? लेकिन ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, या पूरे कंपनी में इस तरीके का बायसेस, रीजनल बायस है, आपको लगता है? अब देखिए, पूरी कंपनी के बिहाफ़ पे तो मैं डेफ़िनिटली नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं तो एक 30-50 की जो टीम थी उसी तक मेरा एक्सपोज़र रहा है, राइट? हम्म। लेकिन अगर मेरे को फिर भी अगर ओवरऑल बोलना है, तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उनका आपस में ना बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि कोई भी अपॉर्च्युनिटी आती है या फिर कुछ भी फ़ेवरेटिज़्म होता है, तो वो उसी में रह जाता है। जैसे कि मेरा जो मैनेजर था, वो भी तेलुगु कम्युनिटी का था। और ये जो टीम लीड था, वो जो हायर हुआ था उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे, तो मेरे पास ऑब्वियसली कोई सबूत नहीं है, पर आई डाउट कि उसको उसकी काबिलियत पे उसको हायर किया गया था, या फिर उसको सिर्फ़ इसलिए हायर किया गया था क्योंकि दे वर म्यूचुअली फ्रेंड्स। मतलब ओके। मैनेजर और टीम लीड में आपस में दोस्ती थी, इसलिए वो हायरिंग हो गई थी। तो वो मेरा एक सवाल था, मतलब और मतलब कि राइट। वो तीसरा जो बंदा था, वो भी उनके साथ ही वो फ्लैट में रह रहा है, तो फिर उसको अगेन उसकी काबिलियत पे हायर किया गया है, उसकी काबिलियत पे उसको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है या नहीं, वो वो काफ़ी पूरा आपस में नेटवर्क टाइप से हो जाता है। तो राइट। एंड यू तुम आपने इसमें लिखा है कि दीज इश्यूज आरंट यूनिक टू मी, they reflect the experiences of countless employees who feel voiceless in the face of such systematic failures. I choose to leave because I couldn't compromise my self respect and mental health of for an organization that ignored these basic issues. You're talking about here your own mental health. ऑब्वियसली मतलब कि अगर अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी, एक 28 Hmm. साल के व्यक्ति को, जिसे आगे जाके शादी करनी है, पैसे कमाना है, अपना लाइफ Right. सेट
ना है और मतलब अभी 28 साल की उम्र में 4 लाख पैंतीस भी अटिका पड़ा हूँ, राइट? ग्रोथ हो ही नहीं रही हो, इसलिए नहीं हो रही है कि मुझ में स्किल सेट नहीं है, मुझ में टैलेंट नहीं है, या मैंने अपने आप को अपस्किल नहीं किया है। जैसे अपस्किलिंग की बहुत अभी चर्चा होती है, तो मैंने अपने आप को अपस्किल किया और अपस्किल करने के बावजूद अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो फिर ये तो गलत है ना, तो इसलिए राइट। फिर सोचा कोई कि कहीं आपको पिल्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ी ना, कभी किसी साइकियाट्रिस्ट के पास आप चले गए हो? नहीं, नहीं, मैं thankfully ईश्वर का नहीं. आशीर्वाद था And कि your last para suggests that it's a time corporate managers stop sugarcoating the realities on the ground and start addressing these problems. Employees are not resource to be exploited. They are human beings with aspirations and limits. If such toxic practices continues unchecked, organizations risk losing not only their talent but also their credibility. And that's the important question you raised here. मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि आखिरी में एक 28 साल का नौजवान जिस तरीके की बातें कह रहा है वो क्रेडिबिलिटी की बात कह रहा है, क्योंकि जब टाटा की हम लोग बात करते हैं तो ओवरऑल क्रेडिबिलिटी जो होती है वो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं रहती. वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपने एम्प्लॉय को हैंडल करती हैं, वो अपने एम्प्लॉय का कितना ख्याल रखती हैं, वो अपने कस्टमर के प्रति कितनी जिम्मेदार है, इससे लेके कॉर्पोरेट क्रेडिबिलिटी बनती है. जैसे हम लोग टाटा की अभी बात कर रहे थे, हालांकि भूपेंद्र ने टीसीएस में भी काम किया है और वहां पे भी उनका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जिन जिन कॉर्पोरेट का हमने नाम लिया उन कॉर्पोरेट को भूपेंद्र की इस पोस्ट को रिटेलिएट करने का पूरा अधिकार है. अगर वो उसको रिटेलिएट करना चाहते हैं, वी आर फ्री, वी आर रेडी टू टेक देयर साइड ऑल्सो. लेकिन चूंकि अभी भूपेंद्र की ये पोस्ट वायरल हुई है और कई लोग ये अपने मन की बात भूपेंद्र ने कहा है, कही है, ऐसा कह रहे हैं, तो मुझे एक आखिरी सवाल है भूपेंद्र, व्हाट नेक्स्ट? अभी तो मतलब कि आई एम ऑब्वियसली मतलब कि कोर्सेरा पे मैंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया है, मैं दिन दिन भर पढ़ाई करता हूँ. इवन मैं बता रहा हूँ आपको, दिवाली और नवरात्रि के टाइम पे भी मैंने सेलिब्रेशन नहीं किया था. मैं पूरा दिन भर अपने आप को पढ़ाई 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 करते रहता था. इतना मैं दिन भर पढ़ता हूँ ना, मैं दिमाग में अब कुछ जाता भी नहीं है. तो मैं अच्छा. अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने आप को अपस्किल कर सकता हूँ, नई नई टेक्नोलॉजी राइट. सीख सकता हूँ, एआई एमएल सीख सकता हूँ, तो वो मैं कर रहा हूँ. अब मैं कर्म कर रहा हूँ, अब फल ईश्वर देन दे, अब कब देन दे वो तो भगवान ही जाने, पर मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ और बस और क्या ही कर सकता हूँ मैं, तो बस अपने चलिए आप. भूपेंद्र, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. चूंकि आपने जो इश्यूज उठाए हैं, मुझे लगता है कि उसके ऊपर हम लोगों को पॉजिटिवली सोचना चाहिए. वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में हम लोग बोलते बहुत कुछ हैं. चूंकि मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके के वर्कलोड, और मैं वर्कलोड नहीं कहूंगा क्योंकि मैं एक जिम्मेवार तरीके से अपनी सोशल कमिटमेंट है उसको मैं अपने जॉब से जोड़ता हूँ. वो एक अलग बात है, वो यू कैन से इट्स एक्सेप्शनल बिकॉज जर्नलिस्ट कैन सर्व एंड दे शुड, आई मीन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. लेकिन वो अलग बात है. आप आईटी कंपनी के कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में हम लोग बोल रहे हैं. मुझे लगता है कि भूपेंद्र ने जो इश्यू उठाए हैं और उसमें अगर सब लोगों को लग रहा है कि बहुत सच्चाई है, तो इसको एड्रेस करना चाहिए. और ये बात सिर्फ किसी कॉर्पोरेट कंपनी से नहीं, तो हमारी जो केंद्र सरकार है, वहां पे जो श्रम मंत्रालय है, उन लोगों को भी इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं. चलिए भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच. टेक केयर. धन्यवाद आपका मेरे को एंटरटेनमेंट चलिए, दिलाने. हैव अ नाइस करियर अहेड फॉर यू.